हेलो दोस्तों, वेलकम टू नेक्स्ट क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं 66 बीपीएससी की परीक्षा 27 दिसंबर 2020 को होने जा रही है। तो उसी के रिगार्डिंग मैं आपके लिए 15 दिन का एक प्रैक्टिस सेशन लेकर आया हूं, जो आपके ये वो क्वेश्चन होंगे जो एग्जाम में आपके डायरेक्ट बनेंगे। पहले मैं आपको इसमें कुछ चीजें बताऊंगा जो आपके लिए बहुत ज्यादा जानना जरूरी होंगी कि आखिर एग्जाम किस तरीके से होने वाला है और क्या क्या इसमें आ सकता है। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल नेक्स्ट क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन होगा, बेल आइकन भी प्रेस कर ले। और अगर इस सीरीज की सभी आप लोग नोटिफिकेशन चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी फॉलो कीजिएगा। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा और इस सीरीज की सभी क्लासेस को आपका जो पीडीएफ रहेगा टेलीग्राम में मिल जाएगा आपको। क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि भाई आखिर जो एग्जाम है वो एग्जाम आता कैसे, उस एग्जाम में पूछा क्या जाता है वो जान लीजिए। वो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है किसी भी चीज के लिए कि आखिर आप लोग पढ़ किस तरीके से रहे हो। तो मैं आपको बता देता हूँ, सब आपका 150 नंबर का एग्जाम होगा, सभी को पता है। ठीक, 150 नंबर में से आप ये मानिए 50 नंबर ओनली आपका करंट अफेयर्स और साइंस, ये दो चीजें हैं जो आपका लेकर जाता है। करंट अफेयर्स और साइंस आपका ये मानिए 50 से ज्यादा नंबर आपके लेकर जाता है। बिहार पीएससी में हर साल का नियम हो गया है। आप 65वीं बिहार परीक्षा को उठाकर देखिए, उसमें 51 क्वेश्चन है आपके इन दोनों टॉपिकों से। क्लियर? और करंट अफेयर्स अगर आपने बहुत अच्छा करके रखा होगा तो बहुत शानदार नंबर आपके इस बार आने वाले हैं। और साइंस पर अगर किसी की पकड़ है तो बहुत बढ़िया तरीके से करने वाले हैं। सेकंड मेजर पार्ट होता है आपका जो रहता है 40 नंबर का, लगभग 40 नंबर का रहता है आप लोगों का क्या भाई, हिस्ट्री। क्या रहता है? हिस्ट्री। ठीक, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है आपका हिस्ट्री, 40 नंबर का रहता है लगभग। तो यानी अगर जिसने भी, और हिस्ट्री में भी आपका सबसे ज्यादा होता है मॉडर्न हिस्ट्री। क्या होता है? मॉडर्न हिस्ट्री। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मॉडर्न हिस्ट्री आपका, नेशनल यानी भारत का भी और बिहार का भी। जैसे आपके संथाल विद्रोह है, 1857 क्रांति में बिहार का क्या योगदान रहा। और आप अगर 65वीं परीक्षा का जो मेंस का पेपर देखेंगे तो उसमें पहला क्वेश्चन आपका पैसे 1857 क्रांति से ही पूछा गया था। तो मेंस में भी हमारे मॉडर्न हिस्ट्री और बिहार से क्वेश्चन आते हैं। तो इस सीरीज में मैं आप लोगों को करंट अफेयर्स, साइंस और हिस्ट्री के साथ साथ इसमें मैं आप लोगों को ज्योग्राफी, जैसे ज्योग्राफी अगला मोस्ट इंपोर्टेंट सेशन है, ज्योग्राफी भी इसमें कवर कराऊंगा। इसके अलावा मैं आपके टॉपिक वाइज क्वेश्चंस भी लेकर आऊंगा। जैसे मैं एग्जांपल दूंगा अगर किस चीज के लेके आने वाला हूं। जैसे अगर बात करें तो बिहार का बजट क्या है भाई, बिहार का बजट लेकर आऊंगा, उसके एमसीक्यू कराऊंगा। बिहार के बजट के, बिहार की जनगणना, इसके क्वेश्चन कराऊंगा। बिहार का इकोनॉमिकल सर्वे यानी आर्थिक सर्वेक्षण, इकोनॉमिकल सर्वेक्षण, ये सारे टॉपिक्स जो आपके इकोनॉमिक्स को तैयार करेंगे, जो एग्जाम में एक टफ पार्ट माना जाता है क्योंकि डाटा आसानी से याद नहीं होता। और सबसे मेन चीज, बिहार पीएससी देने जा रहे हो। क्या देने जा रहे हो? बिहार पीएससी। तो आपके इकलौता पीएससी पूरे हिंदुस्तान का, जिसमें 5 ऑप्शन है। क्या है भाई? 5 ऑप्शन है, यानी बहुत टफ है। तो चलिए इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं। ये पूरा का पूरा सीरीज इसी पैटर्न पर बेस्ड रहेगा, तो आप सभी लोग इसे जरूर देखिए। और हाँ, आपका हर एक कमेंट हमारे लिए जरूरी होगा, तो आप मुझे बताइए कि आपको किस चीज की ज्यादा जरूरत है, क्या चीज कवर नहीं है। तो इन 15 दिनों के अंदर हम उस चीज को कवर करेंगे और बिहार का जो 66वीं परीक्षा है उसमें हम लोग अच्छे स्कोर करने वाले हैं। तो चलिए, अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल नेक्स्ट क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया भाई तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर लो। चलिए यहाँ पहला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किस राज्य में काजीरंगा नेशनल पार्क बना हुआ है? याद रखिएगा, मैं एक क्वेश्चन में से काफी क्वेश्चन आपको बताऊंगा। तो भाई भारत के किस राज्य में काजीरंगा नेशनल पार्क बना हुआ है? केरल, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, मेघालय, नन ऑफ दीज या मोर देन वन। तो क्या आंसर होगा इसका? तो काजीरंगा नेशनल पार्क इसके हिसाब से तो आपका क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीज, यानी कोई नहीं, इसमें से कोई आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि एक्चुअल आंसर क्या हो जाएगा आपका? असम। असम में बना हुआ है काजीरंगा नेशनल पार्क। क्या बना हुआ है? काजीरंगा नेशनल पार्क कहां बना हुआ है? असम राज्य में बना हुआ है। काजीरंगा के अलावा आपका यहाँ पर मानस है। क्या है? मानस टाइगर रिजर्व है। डिब्रू सैखोवा है। क्या है? डिब्रू सैखोवा आपका राष्ट्रीय उद्यान है। और इसके अलावा नामेरी, नामेरी ये भी है। तो यहाँ पर ये नेशनल पार्क के साथ साथ टाइगर रिजर्व भी है।
असम में जो काजीरंगा टाइगर रिजर्व है ये एक्चुअल में आपका एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। क्या है? एक सींग वाला गेंडा यहां पर पाया जाता है। और एक सींग वाला गेंडा जो है असम का राजकीय पशु भी है। क्या है भाई? राजकीय पशु भी है, याद रखिएगा। असम में के काजीरंगा नेशनल पार्क में भारत का एकमात्र, क्या है भाई? भारत का एकमात्र टाइगर रिजर्व था, गोल्डन टाइगर। कौन सा था? भारत का एकमात्र गोल्डन टाइगर था, जिसका नाम आप लोग याद रखिएगा, पूछा जा सकता है 106F। वो कहां देखा गया? वो देखा गया काजीरंगा नेशनल पार्क में। कहां देखा गया भाई? काजीरंगा नेशनल पार्क में देखा गया, याद रखिएगा। क्लियर? असम में एक सींग वाला गेंडा आपका राजकीय पशु है, ये याद रखिएगा। असम के बारे में और भी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे आप यहाँ याद रखिएगा। जैसे मैं बता देता हूं आपको कि असम जो है, असम में भारत का सबसे बड़ा, ये देखिए, नदी द्वीप है। क्या है? नदी द्वीप है। नदी द्वीप में आपके देखो, एक तो विश्व का सबसे बड़ा है। क्या है? सबसे बड़ा, ठीक। और एक है सबसे छोटा। क्या है? एक सबसे छोटा है। ये दोनों ही है, आप लोग जानते हो इसके बारे में। सबसे बड़े का नाम है माजुली। क्या नाम है? माजुली। और वर्ल्ड का सबसे छोटा नदी द्वीप है उमानंदा। क्या नाम है? उमानंदा। ये दोनों ही नदी द्वीप असम राज्य में बनते हैं। किस नदी द्वारा बनाए जाते हैं? ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा। किस नदी द्वारा बनाए जाते हैं? ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बनाए जाते हैं, ये याद रखिएगा। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको जरूर मिले होंगे एग्जाम में, और बिहार पीएससी के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक। इसके अलावा असम एक ऐसा राज्य है जहां पर पहला राज्य है ये भारत का। क्या है? पहला राज्य है जिसमें जीएसटी और एनआरसी सबसे पहले लागू हुआ, याद रखिएगा। ये भारत का पहला राज्य जिसमें जीएसटी और एनआरसी लागू हुआ। भारत में इसमें एक रेलवे स्टेशन है, गुवाहाटी। क्या है? गुवाहाटी एक जगह भी पड़ती है जहां का रेलवे स्टेशन है। क्या है? रेलवे स्टेशन है, ठीक है। इस रेलवे स्टेशन का एक क्वालिटी हो चुकी है। क्या? ये भारत का पहला रेलवे स्टेशन है जो सौर ऊर्जा पर चलेगा। क्या चलेगा? टोटली सौर ऊर्जा पर चलेगा, ठीक है। याद रखिएगा, ये आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर? सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला रेलवे स्टेशन गुवाहाटी रेलवे स्टेशन है, ये याद रखना है आपको। क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं। इसकी कैपिटल आपकी असम की क्या है? दिसपुर इसकी कैपिटल है। क्या है भाई? दिसपुर इसकी कैपिटल है, याद रखिएगा, ये आपसे पूछा जा सकता है। यहाँ पर कुछ योजनाएं चल रही हैं असम में। असम में कुछ योजनाएं चल रही हैं, जैसे मैं बात कर लूं असम की योजनाओं की, मैं यहाँ पर लिखे देता हूँ योजनाएं। योजना एक चल रही है आपकी अरुणधति योजना। क्या चल रही है? अरुणधति योजना। अरुणधति योजना के द्वारा अगर कोई महिला विवाह करती है सम्मेलन से, तो उसको क्या दिया जाता है? 10 ग्राम सोना दिया जा रहा है। और एक चल रही है धनवंतरी रथ, सॉरी धनवंतरी योजना। इस योजना को ये मेडिकल योजना है, जिसमें असम राज्य के जो मेडिकल के लोग हैं, वो लोग घर घर जाकर दवाइयां दे रहे हैं, कोविड-19 से बचने के इलाज बता रहे हैं, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आप लोग याद रखिएगा, असम ऐसा राज्य बना हुआ है जिसने अभी मूर्त विरासत के लिए, विरासत को संरक्षित रखने के लिए एक बिल पारित किया है अपने किसमें? अपने राज्य विधानमंडल में। तो वो भी याद रखिएगा, वो भी पूछा जा सकता है। क्लियर? इतने सारे क्वेश्चन अगर आप लोगों ने याद करके रखे हुए हैं किसी भी एक स्टेट से, तो आपका कोई क्वेश्चन ड्रॉप नहीं होगा। ये क्वालिटी है नेक्स्ट क्लासेस की, जो स्टूडेंट्स की इतनी सारी चीजों को यहाँ पर एक ही क्वेश्चन में कवर कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन हैं? तो भाई ऑप्शन देख रहे हो आप लोग, यहाँ पर पहला ऑप्शन है आनंद, दूसरा राहुल भद्र, मोखली घोषाल, उपाली, या निम्न में से कोई नहीं, या एक से अधिक। तो क्या आंसर होगा? सभी लोग बताइएगा, आंसर देना कंपलसरी। आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? मोखली घोषाल। मोखली घोषाल है आजीवक संप्रदाय के अध्यक्ष यानी संस्थापक। आगे बढ़ते हैं। भारत का वर्तमान में लिंगानुपात कितना है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जनगणना से क्वेश्चन 100% आता है। बिहार पीएससी की क्वालिटी है भाई, 100% आएगा। तो भाई क्या है? 972/1000, 912/1000, 943/1000, या 897, 79/1000। क्या आंसर होगा? तो भारत का लिंगानुपात कितना है भाई? सी इज द राइट आंसर, 943/1000। याद रखिएगा, ये 2011 की जनगणना के अनुसार आपका जो है लिंगानुपात है। लिंगानुपात का मतलब होता है जो नीचे 1000 लिखे हैं वो पुरुष हैं, और 943 जो लिखा हुआ वो है महिलाएं। तो इतना महिलाएं इतने पुरुषों पर हैं, ध्यान रखिएगा।
इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए भारत का साक्षरता क्या है, भारत का साक्षरता क्या है, तो भारत का साक्षरता है आपका 73%। ठीक, सबसे ज्यादा साक्षर राज्य अगर पूछा जाए, सबसे ज्यादा साक्षर राज्य केरल। क्या राज्य? केरल, जो 94% पढ़ा लिखा, ये 2011 के अनुसार है, ध्यान रखिएगा। और सबसे असाक्षर राज्यों में आंसर आता है बिहार। क्या आता है? बिहार, 61.8% इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर? इसके अलावा लिंगानुपात का पूछा जाए, ये तो भारत का हो गया। सबसे कम किस में है? कम पूछा जाएगा तो कम है, सबसे कम आपका हरियाणा। क्या है भाई? हरियाणा। हरियाणा में कितना है? हरियाणा में है 879/1000। कितना है भाई? 879/1000, यानी 1000 पुरुषों पर 879 महिलाएं हैं। और सबसे ज्यादा अगर पूछा जाएगा तो भाई केरल आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? केरल, जिसमें आपके 1084 महिलाएं हैं। किस पर? 1000 पुरुषों पर। तो याद रखिएगा, लिंगानुपात और साक्षरता का हमेशा से क्वेश्चन आता रहा है, इसीलिए आपको याद रखना होगा। क्लियर? ध्यान रखिएगा। इसके अलावा यहाँ एक डाटा और लिखा है 972। 972 भारत का सबसे ज्यादा लिंगानुपात था 1901 में। जब 1901 की जनगणना हुई थी भारत की, तो भारत का अभी तक सबसे ज्यादा लिंगानुपात 972 रहा है। और यहाँ पर 926, एक डाटा और लिख लीजिए, 1901 में सबसे ज्यादा रहा, और 1991 में भारत का लिंगानुपात सबसे कम रहा, वो रहा 926/1000। कितना रहा? 926/1000। तो याद रखिएगा, ये 1991 में रहा सबसे कम। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस अधिनियम के द्वारा भारत में केंद्रीकरण की व्यवस्था प्रारंभ हुई? देखो, केंद्रीकरण को क्या कहते हैं? सेंट्रलाइजेशन। तो कब से प्रारंभ हुई है बताना है। 1858 का भारत परिषद अधिनियम, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट, या 1919 का चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, या फिर इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो क्या आंसर होगा भाई? आंसर, जैसा कि आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो, इसका क्या होना चाहिए? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, जहां से केंद्रीकरण की व्यवस्था प्रारंभ हो चुकी थी। क्या हो चुकी थी? यहां पर देखिए शब्द लिखा है प्रारंभ। ठीक है, जबकि अगर यहां पूछा है केंद्रीकरण की व्यवस्था पूर्ण कहां हुई, तो आंसर आ जाता है आपका 1833 का चार्टर एक्ट। क्यों? देखो क्या था, 1764 का जब बक्सर का युद्ध हुआ, तो उस युद्ध को कहा जाता है हिंदुस्तान में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन का निर्णायक युद्ध कहते हैं वो। तो प्रशासन उसके बाद ही प्रारंभ हुआ। 1773 में ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश पार्लियामेंट का सबसे पहले अधिकार हुआ, और जो कहा जाता है यहां से एक सेंट्रलाइजेशन की व्यवस्था स्टार्ट हुई। कैसे हुई? आप जानते हो 1773 से पहले आपका बंगाल, मद्रास और बॉम्बे, तीन बड़ी प्रेसिडेंशिया थी अंग्रेजों की। इन सभी के गवर्नर थे। क्या थे? इन सभी को चलाने के लिए एक एक गवर्नर होता था। इन गवर्नरों को क्या किया गया? 1773 का जब रेगुलेटिंग एक्ट आया, तो कहा गया कि इन तीनों में से किसी एक को हेड बनाया जाए। तो जो बंगाल का गवर्नर था, इसकी पोस्ट को बढ़ाकर क्या कर दिया गया? गवर्नर जनरल कर दिया गया। क्या कर दिया गया? गवर्नर जनरल कर दिया गया। और इस पोस्ट पर पहला व्यक्ति बैठा था वारेन हेस्टिन। कौन बैठा था? वारेन हेस्टिन बैठा था। याद रखिएगा, ये आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर? और इसी समय से सेंट्रलाइजेशन, क्योंकि ये बड़ा हो गया बंगाल का गवर्नर जनरल, और इन दोनों किसके नीचे काम करने लगे? इस बंगाल के गवर्नर जनरल के नीचे काम करने लगे। और 1833 में जब जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, क्या था भाई? बंगाल का गवर्नर जनरल था, इसकी पोस्ट का प्रमोशन किया गया और इसे किसमें कन्वर्ट कर दिया गया? भारत का गवर्नर जनरल। क्या कर दिया गया? भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया। और इस समय भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना था? वो बना था विलियम बेंटिंग। क्या बना था? विलियम बेंटिंग भारत के पहले गवर्नर जनरल के रूप में विराजित हुए। और उस समय हमारी केंद्रीकरण की व्यवस्था संपूर्ण रूप से पूरी हो चुकी थी। ध्यान रखिएगा, प्रारंभ पूछा जाए तो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, पूर्ण पूछा जाए तो 1833 का चार्टर एक्ट। आगे बढ़ते हैं। हिमालय का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं भाई? हिमालय का प्रवेश द्वार बताना है। देखिए, मैं आपको लिए इंडिया बना देता हूं जरा सा।
थोड़ा सा इंडिया को ड्रॉ कर लेते हैं। नॉर्मली ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, हमें उत्तर भारत से भी थोड़ा सा मतलब है, तो उत्तर भारत का हम देख लेते हैं। यह है उत्तर भारत का एरिया, आप लोग देख रहे होंगे। इसके बाद में अगर आप लोग देखते हो तो यहां से आपका हिमालय निकला हुआ है, मैं आपको बता देता हूं। चलिए, हिमालय आपका इस तरीके से 4 रेंज में डिवाइड है। क्या है भाई? 4 रेंज में डिवाइड है आपका। ये 4 रेंज में डिवाइड है। इसके जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है इसे कहते हैं ट्रांस हिमालय। क्या कहते हैं? ट्रांस हिमालय। ठीक। दूसरा जो पर्वत है इसे कहते हैं ग्रेट हिमालय। क्या कहते हैं? ग्रेट हिमालय या बृहद हिमालय, ग्रेट हिमालय। और जो आप देख रहे हो थर्ड पार्ट, ये है लघु हिमालय। क्या है? लघु हिमालय। ठीक, याद रखिएगा, लघु हिमालय। और ये जो लास्ट वाला पार्ट है इसे कहते हैं शिवालिक श्रेणियां। क्या कहते हैं? शिवालिक श्रेणियां। क्लियर? याद रखना है आपको ये। तो शिवालिक श्रेणियां जो हैं इन्हें कहा जाता है भारत में, भारत की ओर से हिमालय का प्रवेश द्वार। जैसे इनके नाम पर 2 शहरों के नाम पड़े हैं, एक का नाम है देहरादून। क्या नाम है? देहरादून। और एक का नाम है हरिद्वार। क्या नाम है? हरिद्वार। ये दोनों ही शिवालिक श्रेणियों के अंतर्गत आते हैं, ध्यान रखिएगा। आपका जो K2 जो आप पढ़ते हो K2 वो इस रेंज में पड़ता है, ट्रांस हिमालय वाले रेंज में K2 यहां पर पड़ता है, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है। लेकिन यहां पर आप देखते हो तो यहां पर ग्रेट हिमालय की साइड को इवन यहां पर पड़ता है आपका जो कहा जाएगा कंचनजंगा। क्या पड़ता है? कंचनजंगा, जो भारत के अधिकार की सबसे ऊंची चोटी है। क्यों? क्योंकि सिक्किम पूरी तरीके से हिंदुस्तान के कब्जे में है, जबकि पीओके जो K2 पड़ता है ये पड़ता है पीओके, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में हिंदुस्तान का अधिकार नहीं है, याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? शिवालिक श्रेणियां इज द राइट आंसर। क्या भाई हिमालय का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? हम शिवालिक श्रेणियों कहते हैं, ध्यान रखिएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। भारत में शक संवत का प्रारंभ किसने किया? यानी शक संवत प्रारंभ किसने किया ये बताना है आपको। तो बताइए, तो बताइए कब हुआ था? 77 ईस्वी, 75 ईस्वी, 78 ईस्वी या 78 ईसा पूर्व? तो कब हुआ था आपका बताना है आपको। चलिए आंसर बताइए क्या होगा भाई? तो आंसर हो जाएगा 78 ईस्वी। क्या हो जाएगा? 78 ईस्वी यानी एडी। 78 एडी हो जाएगा, ध्यान रखना है। 78 एडी क्यों हो जाएगा? आप जानते हैं शक संवत प्रारंभ किया था कनिष्क ने। किसने किया था? कनिष्क ने आपका शक संवत प्रारंभ किया। कनिष्क था कुषाण वंश का। क्या था? कुषाण वंश का, जो 78 एडी में आपका गद्दी पर बैठा। कब बैठा? 78 एडी में गद्दी पर बैठा, ध्यान रखिएगा। और उसी के उपलक्ष्य में आपका शक संवत प्रारंभ हुआ। क्या हुआ? शक संवत प्रारंभ हुआ, ध्यान रखिएगा। ये शक संवत के अलावा आप कनिष्क के बारे में 2 फैक्ट याद रखना। पहला, भारत में शुद्ध सोने के सिक्के, क्या है? शुद्ध सोने के सिक्के अगर किसी ने चलाए थे तो पहली बार कनिष्क ने चलाए। ध्यान रखना मैं क्या कह रहा हूं, शुद्ध। यहां सोने के सिक्के की बात आ गई तो हिंद यवन शासक आ जाएंगे, लेकिन शुद्ध सोने के सिक्के कनिष्क ने चलाए। दूसरा क्वेश्चन, इसने चौथी बौद्ध संगीति, 4th बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया। 4th बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ कहां पर हुआ? जम्मू एंड कश्मीर। क्या करा? जम्मू एंड कश्मीर में कराया। और एक चीज बता देता हूं, 4 बौद्ध संगीतियों में से केवल चौथी बौद्ध संगीति थी जो बिहार से बाहर हुई थी, ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। कोशिका की किचन किसे कहते हैं भाई? ठीक, यानी कोशिका जो होती है उसकी किचन किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन साइंस का है, बायोलॉजी का। प्रोटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, लवक या केंद्रक किसे कहते हैं बताना है आपको। तो भाई यहां आंसर हो जाएगा लवक। लवक को कहते हैं प्लास्टेड। क्या कहते हैं भाई? प्लास्टेड। आप लोगों ने जरूर सुना होगा ग्रीन ग्रीन प्लास्टेड या हरा लवक, हरित लवक सुने होंगे आप लोगों ने। बिल्कुल, लवक को जब हम लोग डिफाइन करेंगे आपका,
तो आपके 3 मिलते हैं, एक हरित लवक मिलता है, एक वर्णी लवक और एक अवर्णी लवक मिलता है। तो जब मैं आपको बायोलॉजी पढ़ाऊंगा तब उसमें पूरी तरीके से आपको चीजें बताई जाएंगी। नेक्स्ट क्लासेस पर आप लोगों को बायोलॉजी के अलग टीचर रखे गए हैं जो आपको पूरी डिस्क्राइबली बायोलॉजी पढ़ाने वाले हैं, हर एक चीज को दिखा करके ये चीज यहाँ पर है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा लवक, ठीक। इसमें आपका क्लोरोफिल क्या होता है, क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, जैसे हम इसके उपस्थित होता है ग्रीन जो प्लास्टेड होता है उसमें, इसमें उपस्थित इसके द्वारा जो है भोजन का निर्माण होता है। याद रखिएगा इसमें एक तत्व पाया जाता है मैग्नीशियम, क्या होता है मैग्नीशियम, Mg, ठीक है। इसके फॉर्मूलेज को जब हम पढ़ाएंगे तो आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आएगा। मैग्नीशियम के कारण ही पौधों का रंग हरा होता है, क्या होता है, पौधों का रंग हरा होता है। आपने देखी होगी हरी पत्तियां, वो पौधों के रंग के कारण, वो मैग्नीशियम के कारण होती है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा और भी चीजें हैं जैसे मैं आपको बता देता हूं भाई। ये तो हो गया कोशिका की किचन। यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया दिया है, इसे पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, यानी उस कोशिका का ऊर्जा गृह, क्या कहते हैं, कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं किसे, माइटोकॉन्ड्रिया को। याद रखिएगा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। एक और पढ़ोगे आप लाइसोसोम, क्या पढ़ोगे, लाइसोसोम। लाइसोसोम को हम लोग सुसाइड बैग ऑफ सेल कहते हैं, यानी आत्महत्या की थैली, क्या कहते हैं, आत्महत्या की थैली कहा जाता है। याद रखिएगा आत्महत्या की थैली सुसाइड बैग ऑफ सेल कहते हैं, याद रखना है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। सिंधु सभ्यता की खोज कब हुई ये बताना है। सिंधु सभ्यता की खोज आप लोग सभी लोग जानते हो दयाराम साहनी जी के द्वारा की गई थी। कब की गई थी बताइए सभी बच्चे, आंसर दें। क्या आंसर आ जाएगा, 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा आपकी कोशिका सिंधु सभ्यता की खोज की गई थी। सिंधु सभ्यता आपका जो है पंजाब, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इंडिया में पाया जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता एक बहुत पुरानी सभ्यता है, ठीक। पाषाण काल के बाद में सभ्यता ये आई थी। इस सभ्यता में हम लोगों ने तांबे का प्रयोग प्रारंभ कर दिया था, क्या, तांबे का प्रयोग प्रारंभ कर दिया, इसलिए कई जगह आपको ताम्रयुगीन सभ्यता के नाम से भी ये जानी जाती है। इसी के समकालीन थी मेसोपोटामिया की सभ्यता, ठीक, और मिस्र की सभ्यता। अगर आपसे क्वेश्चन आए वर्ल्ड में सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी है, तो मिस्र की सभ्यता है, और सबसे बड़ी सभ्यता में सिंधु घाटी सभ्यता का नाम आता है। ये सिंधु नदी के किनारे बसी हुई थी, ये भी याद रखिएगा, ये आपसे पूछा जा सकता है। बाकी आप लोगों ने इसके शहरों के नाम सुनेंगे, जैसे हड़प्पा तो अभी ने सुन ही लिया है, हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में की, सबसे पहला शहर मिला था, ठीक। इसका मोहनजोदड़ो है, लोथल है, चौदड़ो है, दरभंगा आपका जो कहा जाएगा कालीकोट है, कोट दीजी है, एंड वेरियस जगह हैं जो आपको यहाँ पे मिल जाए, रोपण, रंगपुर, काफी जगह हैं जो मैं आपको डिटेल वाइज पढ़ाऊंगा विद डायग्राम। चलिए आगे बढ़ते हैं। तुर्क चालीसा या तुर्क चालीसा जिसे किसने प्रारंभ किया, यानी किसने बसाया, तो बताना है। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन, रजिया सुल्तान, किसने बसाया था। तो देखो बच्चों, इसे बसाने का काम किया था इल्तुतमिश ने। तुर्क एक चहलगानी के नाम से भी आप लोगों ने ये क्वेश्चन देखा होगा, तुर्क एक चहलगानी किसने बसाया, वो बसाया इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश एक इलवारी मुसलमान था, क्या था, इलवारी मुसलमान। देखो ये सभी जो शासक लगे हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन, रजिया सुल्तान, ये सभी लोग जो है गुलाम वंश के ही शासक है। जो गुलाम वंश 1206 में दिल्ली सल्तनत में पहला वंश बना था वो यही था, और इल्तुतमिश ने आपका जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना करी थी 1206 में। और कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में एक चीज याद रखिएगा, ये वो व्यक्ति है जिसने कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ कराया। इल्तुतमिश वो व्यक्ति है जिसने कुतुब मीनार का निर्माण पूरा कराया, और फिरोज शाह तुगलक आप पढ़ोगे तब उसमें पता पड़ेगा कि इसने कुतुब मीनार को दोबारा से बनवाया, ठीक है, याद रखिएगा। तो इल्तुतमिश ने तुर्क चालीसा या तुर्क चहलगानी का निर्माण या गठन किया, और एक बलबन था, आप लोगों ने नाम सुना होगा बलबन, ऐसे व्यक्ति ने आपका क्या किया, तुर्क चालीसा का अंत किया, ये याद रखिएगा। बलबन विश्व भारत का पहला व्यक्ति था जिसने नवरोज त्योहार मनाना प्रारंभ किया, क्या, नवरोज त्योहार जो फारसियों का त्योहार होता है उसने मनाना प्रारंभ किया। इसने तुर्क चालीसा का अंत करने के लिए, एक्चुअल में इसमें 40 सरदार थे जो आने वाले गुलाम वंश के संस्थापक, वो जो राजा थे उनको बनाते थे। तो बलबन चाहता था कि ये खत्म हो जाए तो मैं लंबे समय तक शासन कर सकूं, इसके लिए उसने सिजदा और पाबोश
दो प्रथाएं चलाई थी, याद रखिएगा। किसने चलाई थी? बलबन ने। इसीलिए इसे कहा जाता था कि ये अपनी दुश्मनों के लिए लोहो रक्त की नीति अपना रहा है। क्या? लोहो रक्त की नीति अपना रहा है। तो लोह रक्त की नीति भी किसने अपनाई थी? बलबन ने अपनाई थी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है, ये बताना है। तो यहाँ ऑप्शन देख लीजिए, क्या लिखा हुआ है? हैदराबाद, सिकंदराबाद, इलाहाबाद, कानपुर, या नन ऑफ दीज या मोर देन वन। तो बताइए क्या आंसर होगा भाई? सभी लोग आंसर बताएं। आंसर हो जाएगा आपका हैदराबाद, सिकंदराबाद, इलाहाबाद, कानपुर, या नन ऑफ दीज मोर देन वन। बताओ। तो आंसर हो जाएगा, मैंने सिखाया था, सिकंदराबाद। क्या हो जाएगा? सिकंदराबाद दक्षिण मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब बात आती है भाई रेलवे से जुड़ी हुई, रेलवे का एक ना एक क्वेश्चन इस बार आएगा। रेलवे, पहली बात तो पहला सीईओ बना है रेलवे का, पहला सीईओ तो वो बना है कौन? विनोद कुमार वीके यादव, विनोद कुमार यादव, जो वर्तमान में अध्यक्ष भी हैं। ठीक है। भारत की पहली किसान रेल अगर आपसे पूछी जाए, किसान रेल कहां से कहां तक चली? तो भाई किसान रेल चली आपकी देवलाली। देवलाली, देवलाली कहाँ है भाई? महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र से गई है कहाँ? दानापुर। दानापुर, दानापुर कहाँ है भाई? सिंपल सी चीज है, पटना बिहार। कहाँ है? पटना बिहार में, याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाए कि सर आपकी जो पहली श्रमिक ट्रेन है, क्या है भाई? श्रमिक ट्रेन जो है, पहली श्रमिक ट्रेन जो है वो कहां से कहां तक चली है? वो चली है भाई आपका लिंगमपल्ली। लिंगमपल्ली, लिंगमपल्ली कहां पर स्थित है भाई? तेलंगाना। कहां पर स्थित है? तेलंगाना। तेलंगाना से गई है कहां तक? हटिया। तेलंगाना से चलकर कहां तक गई है भाई? हटिया तक। हटिया कहां पर स्थित है? हटिया स्थित है रांची। रांची किसका कैपिटल है भाई? रांची कैपिटल है सर झारखंड का, याद रखिएगा। तीसरी चीज, क्या? भारत की पहली फ्रूट ट्रेन, फ्रूट ट्रेन यानी फल ट्रेन, पहली फल ट्रेन कहां से कहां तक गई है? पहली फल ट्रेन गई है तड़ी पतड़ी, तड़ी पतड़ी रेलवे स्टेशन से गई है। तड़ी पतड़ी रेलवे स्टेशन कहां पर है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से होकर गई है कहां तक? मुंबई रेलवे स्टेशन तक। कहां तक? मुंबई। मुंबई यानी महाराष्ट्र, याद रखिएगा। क्लियर। रेलवे ने अपना पहला, फोर्थ क्वेश्चन, रेलवे ने अपना पहला, यहां लिखे देता हूं, रेलवे का पहला फ्रूट ट्रक, अगर आपसे पूछा जाए फ्रूट ट्रक जो है वो कहां चलाया, तो आंसर आ जाएगा पुणे रेलवे स्टेशन। कहां जाएगा? पुणे रेलवे स्टेशन, याद रखिएगा। रेलवे का पहला केबल ब्रिज क्या है? रेलवे का पहला केबल ब्रिज, केबल यानी तार वाला ब्रिज। देखो भारत में तो बहुत बने हैं, लेकिन रेलवे का पहला केबल ब्रिज है वो कहां बन रहा है? वो बन रहा है जम्मू एंड कश्मीर। कहां बन रहा है भाई? जम्मू एंड कश्मीर, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर। चलिए आगे बात करते हैं। इसमें और क्वेश्चन है रेलवे से, जैसे रेलवे का आपका देखा जाएगा तो एक गोरखपुर, आप लोग जानते हो गोरखपुर, गोरखपुर अभी वर्तमान में विश्व का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। ठीक। लेकिन मैं यहां एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, भविष्य, क्या? भविष्य में एक चीज और याद रखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म, विश्व का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म वो कौन सा होगा भाई? वो होगा आपका हुगली, हुबली। बकरी का है हुबली। हुबली कहां पर स्थित है? कर्नाटक में। कहां पर स्थित है भाई? कर्नाटक में, याद रखिएगा। ठीक। और वर्तमान में अगर आपका देखा जाए सबसे बड़ा जंक्शन भारत का मथुरा, क्या है? मथुरा, याद रखिएगा। मथुरा जंक्शन भारत का सबसे बड़ा जंक्शन है, याद रखना है आपको। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा और कुछ रह गया क्या? चलिए बहुत बढ़िया। हाँ, एक और चीज याद रख लीजिएगा, 8वां क्वेश्चन रेलवे से जुड़ा हुआ, क्या? कि भारत का सबसे पावरफुल इंजन बना हुआ है। क्या बना है? सबसे पावरफुल इंजन बना हुआ, पावरफुल इंजन जिसका नाम है
12B जो कहां पर, इसका हॉर्स पावर है 12,000 हॉर्स पावर। कहां पर बना हुआ है भाई? मधेपुरा लोकोमोटिव। कहां बना है? मधेपुरा लोकोमोटिव। मधेपुरा लोकोमोटिव कहां पर है? बिहार में। इस लोकोमोटिव में दो देश है, एक इंडिया और एक है फ्रांस। इंडिया का 26% हिस्सेदारी और फ्रांस का 74% हिस्सेदारी है। आप लोग कह रहे होंगे कि सर इतना कौन बताता है भाई? 27 दिसंबर को बिहार पीएससी का पेपर है प्री का। ये सब चीजें याद होनी चाहिए आपको। आपका शुक्र है कि आपको नेक्स्ट क्लासेस यहाँ पर ये सारी चीजें प्रोवाइड कर रही है। अगर अच्छा लगे तो जरूर कमेंट कीजिएगा, और आपको किस चीज की रिकमेंडेशन है वो भी मुझे बताइए कि कौन सा टॉपिक आपका कंप्लीट नहीं हुआ। मैं अगले दिन ही वो टॉपिक कराऊंगा आपको। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा आप लोग याद रखिएगा, इसकी पहली ट्रेवलिंग, जो बैग 12B है, इसकी पहली ट्रेवलिंग याद रखना, ये पहली यात्रा है दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन जो है उससे होकर गया कहां तक? फतेहा। फतेहा झारखंड में, फतेहा झारखंड का जिला है, ठीक, वहां तक होकर गया है। और दीनदयाल उपाध्याय ये यूपी में है, इसका पुराना नाम मुगल सराय था। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सारी चीजें अगर हो गई हो तो भाई नोट कर लेना अच्छे से, वीडियो पॉज करके देखिए। अगला क्वेश्चन, भारत में प्रथम आपातकाल के समय देश के राष्ट्रपति कौन थे? तो भाई ये बताना देश के राष्ट्रपति कौन थे। जवाहरलाल नेहरू, प्रसाद जी, राधाकृष्ण सर्वपल्ली, इंदिरा गांधी जी कौन थे, या नन ऑफ दीज मोर देन वन? क्या आंसर होगा बताएं? क्या आंसर होना है आपका? आंसर हो जाएगा आपका राधाकृष्ण सर्वपल्ली। सी इज द राइट आंसर। पहली बात तो आप ये जान लो कितनी बार इमरजेंसी लगी है इंडिया में, सबसे मेन चीज। आधे से ज्यादा बच्चों को तो यही नहीं पता होता कि कितनी बार इमरजेंसी लगा हुआ है। तो मैं बता देता हूं, एक सेकंड, 1962 में इमरजेंसी लगी, 1971 में इमरजेंसी लगी, 1975 में इमरजेंसी लगी। क्लियर? अब आपको ये भी बता देता हूं, इस समय हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर थे, प्रेसिडेंट थे राधा कृष्ण जी। कौन थे? राधा कृष्णन जी। क्लियर? इसके अलावा हमारे देश के इस समय प्राइम मिनिस्टर थे JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, JL नेहरू। क्लियर? ये याद रखिएगा। आगे देखते हैं, यहां पर प्रेसिडेंट थे आपके 1971 में हमारे प्रेसिडेंट कौन थे? आपके बीबी गिरी, सर कौन थे भाई? बीबी गिरी आपके प्रेसिडेंट थे। और प्राइम मिनिस्टर कौन थे? प्राइम मिनिस्टर थी हमारी इंदिरा जी। कौन थी? इंदिरा जी। क्लियर? ये याद रखिएगा। इसके बाद में अगर हम बात करें किस चीज के लिए, 1971 में, 1975 में हमारे देश के प्रेसिडेंट कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद। कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद। याद रखिएगा, फखरुद्दीन अली अहमद। और हमारे देश की प्राइम मिनिस्टर कौन थी? हमारे देश की आयरन लेडी इंदिरा जी। कौन थी? इंदिरा जी। क्लियर? ये याद रखिएगा। इसके अलावा कुछ चीजें जो आपको याद रखनी है, जैसे मैं बता देता हूं कि भाई जो आपातकाल है वो हम लोगों ने कहां से लिया है? जर्मनी से लिया है। जर्मनी से आपातकालीन शक्तियां ली हैं। हमारे देश में केवल 3 बार आपातकाल लगा। ये याद रखिएगा। आपातकाल की घोषणा करता कौन है? तो घोषणा करता है आपका राष्ट्रपति। कौन करता है घोषणा? राष्ट्रपति करता है। याद रखिएगा किस आर्टिकल के द्वारा करता है? तो अनुच्छेद का नाम याद रखना है। अनुच्छेद है आपका 352। क्या है? 352 के द्वारा। ठीक, आर्टिकल 352 के द्वारा आपका राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करता है। ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए आपातकाल भारतीय संविधान के किस भाग में है, तो भाग आ जाएगा 18। किस पार्ट में भाई? 18 भाग में आपका आपातकालीन शक्तियां दी गई हैं। आगे बढ़ते हैं। और हाँ, राधाकृष्ण सर्वपल्ली जी भारत के ऐसे उपराष्ट्रपति भी रहे। क्या रहे? ये उपराष्ट्रपति रहे, पहले उपराष्ट्रपति थे ये हमारे राधाकृष्ण सर्वपल्ली जी। याद रखिएगा, यानी ये हमारे राज्यसभा के पहले सभापति भी थे। और दो बार लगातार चुने गए और दोनों बार निर्विरोध चुने गए। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, याद रखिएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। चीनी यात्री वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? भाई बिहार से रिलेटेड है क्वेश्चन, तो आंसर बताइए। आंसर हो जाएगा नालंदा विश्वविद्यालय में इन्होंने रुककर क्या किया था? आपका अध्ययन किया था। याद रखिएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला मिसाइल पार्क कहां बनाया जा रहा है?
करेंट अफेयर्स आपको बहुत कुछ सिखाएगा। एक क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन आपके करेंट अफेयर्स के। इस टाइम भी अगर आप 2 से 3 घंटे नेक्स्ट क्लासेस पर लिखे हुए क्वेश्चनों को देते हो, याद करते हो, तो आपका एग्जाम बहुत बेहतर होगा, स्कोर बहुत बेहतर जाने वाला है आपका। चलिए, भारत का पहला मिसाइल पार्क कहाँ बनेगा? सिंपल सी चीज है, बताओ क्या आंसर होगा इसका? आंध्र प्रदेश, विशाखापट्टनम, भीमुनिपट्टनम, INS कलिंग। तो आंसर बताओ, ABCDE क्या होगा? आंसर हो जाएगा ई, यानी एक से अधिक। क्यों? आंध्र प्रदेश राज्य है, राज्य के अंदर पड़ने वाला जिला विशाखापट्टनम, जिला के अंदर पड़ने वाला तट क्या है? तट भीमुनिपट्टनम, और INS कलिंग जहाज। यानी अगर आपसे कुछ भी पूछे कि भैया इनमें से कोई भी चीज मिल जाए आंसर सही होगा। अगर आपको 2 चीजें मिल जाती हैं इन 4 ऑप्शन में से, तो मोर देन 1 आंसर सही हो जाएगा। क्यों? INS कलिंग पर बनेगा, जो कहां आकर खड़ा होता है? भीमुनिपट्टनम पर। भीमुनिपट्टनम बंदरगाह कहां पर है? विशाखापट्टनम जिले में। विशाखापट्टनम किसमें पड़ता है भाई? आंध्र प्रदेश में। कुछ भी आंसर है आपका, आंसर ये होना चाहिए। अगर मानिए ई ऑप्शन नहीं होता तो एग्जैक्ट आंसर डी हो जाता। अगर ऑप्शन ई नहीं होता एक से अधिक वाला, तो आंसर क्या हो जाता? डी हो जाता, क्योंकि एग्जैक्ट पोजीशन पे ज्यादा मायने रखती है। आगे बढ़ते, भारत का संविधान किस अनुच्छेद में राज्य विधानमंडल के बारे में बताया? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य विधानमंडल के बारे में बताया? यानी अगर मैं पूछूं बिहार के राज्य विधानमंडल के बारे में बताइए, किस आर्टिकल में बोलोगे? क्या आ जाएगा? 168, 167, 169, 170। क्या आंसर होगा भाई? आंसर हो जाएगा 168। राज्य विधानमंडल 168। 169 में आ जाएगा आपका विधान परिषद। क्या आ जाएगा? विधान परिषद। 170 में आ जाएगा आपका क्या? विधानसभा। याद रखिए, क्या आ जाएगा? विधानसभा। याद रखना होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी अभी विधानसभा के चुनाव हुए हैं 243 सीटों पर बिहार में, जिसमें आपकी NDA सरकार जीत गई है। ध्यान रखिएगा, 125 सीटों के साथ विजय रही है NDA सरकार। NDA सरकार में BJP है, JDU है, और भी कुछ पार्टीज हैं जो इसमें शामिल हैं, ध्यान रखना। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि बिहार में इंडिविजुअल पार्टी में कौन जीता है, तो देखिए इंडिविजुअल पार्टी में सबसे ज्यादा वोट किसको मिले हैं? बोल रहे हैं RJD को। RJD को मिले हुए हैं 75, और बीजेपी को मिले हुए हैं आपके, बीजेपी को 74, और जो JDU है, JDU उसको मिले हैं 43। ये 3 बड़ी पार्टीज हैं जिनको मैंने बता दिया आपको। RJD इंडिविजुअली पार्टीज में सबसे ज्यादा वोट ले चुकी है बिहार के इस लोकसभा चुनाव, बिहार विधानसभा चुनाव में। भारत में सबसे ज्यादा लिंगानुपात किस केरल का है? कितना है ये बताना है। ये क्वेश्चन तो मैं तब भी बता चुका था, अब यहाँ पर मैंने एक ऑप्शन के हिसाब से लिख दिया। क्या आंसर होगा? 1000 बटे 121, 1000 बटे सॉरी 879 बटे 1000, 1084 बटे 10,000, या 1084 बटे 1000। क्या आंसर होगा? तो भाई हमेशा जो लिंगानुपात निकलता है वो निकलता है 1000 पुरुषों पर। 1084 और 1084 को देखकर कंफ्यूज मत होना, लेकिन यहाँ पर 10,000 लिखा हुआ है और निकलता कितने पर है? 1000 बटे 184, 1084। 84 महिलाएं ज्यादा है, आंसर हो जाएगा डी। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन बिहार PSC में हमेशा पूछे जाते हैं जो आपको कंफ्यूज कर देंगे। यहाँ पर कहीं नहीं लिख देते हैं, कहीं कुछ लिख देते हैं, तो ये क्वेश्चनों से बचना है। तो ये प्रैक्टिस से ही हो सकता है, और नेक्स्ट क्लासेस पर आपको डेली प्रैक्टिस मिलेगा। 15 दिन का प्रैक्टिस इतना भरपूर रहेगा कि आप लोग कहोगे हाँ हम लोगों ने लास्ट टाइम में बहुत अच्छी स्टडी करी है। अगला, भारत का पहला राज्य बताओ जिसकी पुलिस ने टेजर गन का उपयोग करना प्रारंभ किया। भाई कौन सी राज्य? टेजर गन का मतलब क्या होता है? वह गन जो इलेक्ट्रिक शॉट देती है, तो कौन सी है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, नन ऑफ दीज, या कोई नहीं, यानी एक से अधिक। क्या आंसर होगा? आंसर हो जाएगा, बताओ इसके आंसर क्या होगा? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, नन ऑफ दीज। आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। एक्चुअल आंसर है गुजरात। गुजरात की पुलिस है। मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि भाई ये ऑप्शन अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है बिहार PSC में, तो इस पर विशेष ध्यान देकर चलना होगा हम लोगों को, इसीलिए ये टफ रहता है। तो आंसर हो जाएगा गुजरात। गुजरात की राज्य भारत की पहली राज्य बनी, पहला राज्य बना जिसकी पुलिस ने टेजर गन इस्तेमाल करना प्रारंभ किया। ये भारत का पहला राज्य जो उड़ने वाली कारें बनाएगा। क्या? उड़ने वाली कार बना रहा है कौन? आपका गुजरात। याद रखिए, गुजरात की सबसे लंबी तटीय रेखा भी है पूरे भारत में राज्यों की श्रेणी में। मैं राज्यों की श्रेणी में बात कर रहा हूँ, केंद्र शासित प्रदेशों को भी मिला लेंगे तो अंडमान निकोबार चला जाता है आंसर। याद रखना है आपको। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसका एक शहर और याद रखिएगा, अहमदाबाद।
अहमदाबाद इसलिए याद रखिएगा क्योंकि ये साबरमती नदी के किनारे है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी यहाँ पर स्थापित है। इसके अलावा अहमदाबाद भारत में पूरा का पूरा शहर, पहला ऐसा शहर बना जो विश्व विरासत में शामिल है। दूसरा शहर जयपुर है, वो राजस्थान की कैपिटल है। अगला, विश्व में सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया किसमें खोजी गई? यानी फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है वो सबसे पहले ऑल ओवर वर्ल्ड में कहां पर खोजी गई है? बताइए, कवक, एल्गी, फंजाई, बैक्टीरिया, कहां पर खोजी गई? बताएं क्या आंसर होगा। साइंस का क्वेश्चन भी है, मैं जल्दी से आपके लिए साइंस के प्रॉपर साइंस का क्वेश्चन लाऊंगा, सारी चीजें नहीं। आप अभी इसको बताएं, आंसर क्या हो जाएगा? एल्गी यानी कवक, सॉरी शैवाल। शैवाल सबसे ज्यादा कहां पाए जाते हैं? समुद्र में। ग्रीन शैवाल जो होते हैं, रेड, ब्लू, एल्गी जो भी होते हैं वो सब समुद्र के नीचे पाए जाते हैं। और सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण भी समुद्र के नीचे से ही होता है, याद रखिएगा। क्लियर? और वो खोजा गया था क्लोरेला एल्गी, क्लोरेला एल्गी जो होता है, जैसे स्पेस एल्गी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पेस एल्गी भी कहते हैं। क्लियर? तो ये भी याद रखिएगा, इसको स्पेस में ले जाते हैं, खाने के रूप में इसका उपयोग करते हैं क्लोरेला एल्गी को। नवीन मुसलमानों को किसने बसाया? क्या बताया? नवीन मुसलमानों को किसने बसाया ये बताना है। तो भाई जलालुद्दीन खिलजी, आपका सिकंदर लोदी, बलबन, इब्राहिम लोदी, नन ऑफ दीज आर मोर देन वन। क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा जलालुद्दीन खिलजी। क्या हो जाएगा? जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है, आप लोगों ने एक मूवी देखी पद्मावत, पद्मावत मूवी में जो रणवीर सिंह ने रोल किया है वो है आपका अलाउद्दीन खिलजी। क्या है? अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, रणवीर सिंह का वो रोल है अलाउद्दीन खिलजी का। उसका एक चाचा था, वो था जलालुद्दीन खिलजी। तो इसने बसाया था नवीन मुसलमानों को। चंगेज खान का नाती था, उसने यहाँ पर भारत पर आक्रमण किया और अलाउद्दीन खिलजी ने उसे परेशान किया, बहुत सारी परेशानी, पराजित किया। और उस समय राजा था जलालुद्दीन खिलजी। तो क्या किया? उसे यहाँ पर नवीन मुसलमानों के रूप में स्थापित करवा दिया। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर का नाम बताइए। देखो, स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर, यहां पर कंफ्यूजन होती है। आप लोग बिना सोचे समझे सी राजगोपालाचारी लगा देते हो, जबकि ऐसा नहीं है, ये गलत है। ये आंसर क्या आ जाएगा? स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल है। ये क्या है? पहले भारतीय गवर्नर जनरल। जबकि जो भारत का अंतिम वायसराय था, कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। वही स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। तो आंसर क्या आ जाएगा? माउंटबेटन इज द राइट आंसर। और सी राजगोपालाचारी के आगे आपके क्वेश्चन में भारतीय लगा होना चाहिए। पहले स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल, तब सी राजगोपालाचारी आएगा। आगे, प्रकाश की चाल सबसे कम किसमें होती है? देखो, सबसे ज्यादा तो वैक्यूम में होती है, यानी निर्वात में होती है। उससे कम आपकी एयर में, उससे कम आपकी जो रहता है वाटर में, और उससे कम हमारी सॉलिड में। तो सबसे कम किसमें है? सॉलिड में। ठीक है, और जस्ट इसको उल्टा कर दो, अगर साउंड पूछा जाए तो साउंड की सबसे ज्यादा होती है सॉलिड में, फिर उसके बाद लिक्विड में, फिर उसके बाद में एयर में। ठीक, और वैक्यूम में कभी भी वॉल्यूम, साउंड कभी ट्रेवल नहीं कर सकता, ये बात भी याद रखिएगा। क्लियर? चलिए इसके आगे, अगर भाई आप लोगों को ये क्लास पसंद आई हो तो अपने अपने कमेंट मुझे जरूर दीजिएगा, ताकि मैं और बेहतर तरीके से आपके लिए काम कर सकूं। ये 15 दिन हम पूरी तरीके से जुट जाएंगे नेक्स्ट क्लासेस यूट्यूब चैनल पर, ताकि आपका बिहार पीएससी जो है वो पूर्णतः स्कोर करने लायक हो जाए और बहुत अच्छे से ज्वाइन कर सको आप लोग। तो ये 15 दिन की टेस्ट सीरीज है, इसके अंतर्गत आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए और जानने के लिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू, टेक केयर, नमस्कार।